जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि, प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कलेक्टर संजय अग्रवाल का जिला अस्पताल पर औचक निरीक्षण, मरीजों से सीधे बातचीत कर परखी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, डॉक्टरों को मानवीय व्यवहार और बेहतर इलाज को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश। फर्जी मेडिकल बिलों से शिक्षा विभाग में लाखों के गबन का खुलासा, एलबी शिक्षक पर 9 लाख हड़पने, 30 लाख के फर्जी क्लेम की साजिश का आरोप। जांच में दस्तावेज फर्जी पाए जाने पर पुलिस ने दर्ज किया धोखाधड़ी का मामला। मोपका पशु आश्रय स्थल में लापरवाही, 6 मवेशियों की मौत, ओवर क्राउडिंग और बद इंतजामी पर नगर निगम व पशु चिकित्सा विभाग की संयुक्त जांच। प्राथमिक जांच में 6 कर्मचारी हटाए गए, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की तैयारी। और हमर पहुना कार्यक्रम में शामिल हुए एआई विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद तिवारी, शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वरोजगार पर रखे विचार, बदलते वैश्विक परिदृश्य और भविष्य की चुनौतियों पर हुई सार्थक चर्चा। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता परखने के लिए कलेक्टर संजय अग्रवाल ने शुक्रवार को जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। करीब 1.5 घंटे तक चले निरीक्षण के दौरान उन्होंने ओपीडी, विभिन्न वार्ड, डायलिसिस यूनिट, धन्वंतरी मेडिकल स्टोर, नशा मुक्ति केंद्र, जिला पुनर्वास केंद्र, अस्पताल किशन और निर्माणाधीन मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से सीधे बातचीत कर इलाज और सुविधाओं की जानकारी ली तथा डॉक्टरों को मानवीय व्यवहार और गुणवत्तापूर्ण उपचार को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। आइए देखते हैं पूरी खबर। निरीक्षण के दौरान 3-4 डॉक्टर अनुपस्थित मिले, जिस पर कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए तत्काल फोन पर जवाब तलब किया और भविष्य में समय पर उपस्थित रहने की सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अस्पताल आने वाले प्रत्येक मरीज को समय पर इलाज और सम्मानजनक व्यवहार मिलना चाहिए। ओपीडी में अपेक्षाकृत कम मरीज पहुंचने पर चिंता व्यक्त करते हुए नेत्र और दंत विभाग को स्कूलों एवं कॉलेजों में विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर लगाने के निर्देश दिए गए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सके। वार्ड निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने भर्ती मरीजों से आत्मीयता से मुलाकात की। आपातकालीन वार्ड में भर्ती एक बुजुर्ग महिला का हालचाल पूछते हुए उन्होंने कहा, अम्मा कैसे हो, सब ठीक हो जाएगा। कलेक्टर ने चिकित्सकों से कहा कि जिला अस्पताल में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है, आवश्यकता केवल उनके बेहतर उपयोग और मरीजों का विश्वास जीतने की है। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना का लाभ सभी पात्र मरीजों तक पहुंचने तथा जिनके कार्ड नहीं बने हैं उनके कार्ड तत्काल बनवाने के निर्देश भी दिए। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट। क्या और बेहतर हम लोग जिला हॉस्पिटल में फैसिलिटी दे सकते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने निर्देश दिया। उच्च शिक्षा के नाम पर साइबर ठगी का एक बड़ा मामला बिलासपुर में सामने आया है। प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान IIIT हैदराबाद में प्रवेश दिलाने का झांसा देकर एक छात्रा से 12 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। आरोप है कि खुद को एडमिशन कंसल्टेंसी बताने वाले लोगों ने पहले छात्रा का भरोसा जीता, फिर प्रवेश सुनिश्चित कराने का दावा करते हुए किश्तों में पूरी रकम अपने खाते में ट्रांसफर करा ली। जब एडमिशन नहीं हुआ और पैसे वापस मांगने पर आरोपियों ने संपर्क तोड़ दिया, तब पीड़िता ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। आइए देखते हैं पूरी खबर। तारबहार थाना क्षेत्र निवासी 12वीं उत्तीर्ण छात्रा ऋषिका तिवारी ने पुलिस को बताया कि बेहतर कॉलेज में प्रवेश की जानकारी तलाशने के दौरान उसे गूगल और सोशल मीडिया पर प्राइम पाथ एडमिशन नामक एक कथित एडमिशन कंसल्टेंसी का संपर्क मिला। कंसल्टेंसी के प्रतिनिधियों ने दावा किया कि सेट परीक्षा के माध्यम से उसका IIT हैदराबाद में प्रवेश सुनिश्चित कराया जाएगा।
आरोपियों ने परीक्षा का फॉर्म भरवाने से लेकर पूरी प्रवेश प्रक्रिया का भरोसा दिलाया, जिससे छात्रा और उसके परिजनों का उन पर विश्वास बढ़ गया। परीक्षा के बाद पुणे में मुलाकात के दौरान पहले 4 लाख रुपए RTGS के जरिए जमा कराए गए, जबकि बाद में हैदराबाद के गाचीबोली स्थित एक होटल में बुलाकर शेष 8 लाख रुपए भी ट्रांसफर करा लिए गए। आरोपियों ने 2 सप्ताह के भीतर एडमिशन लेटर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था। पीड़िता को जब निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी जब प्रवेश पत्र नहीं मिला तो उसने आरोपियों से संपर्क किया। शुरुआत में वे व्हाट्सएप कॉल और संदेशों के माध्यम से संपर्क में रह रहे थे तथा प्रवेश नहीं होने की बात कहते हुए पूरी राशि लौटाने का आश्वासन दिया, लेकिन 28 जुलाई की शाम से सभी मोबाइल नंबर बंद हो गए और किसी भी माध्यम से संपर्क नहीं हो सका। इसके बाद छात्रा को एहसास हुआ कि उसके साथ सुनियोजित तरीके से धोखाधड़ी की गई है। मामले में बैंक लेन देन की रसीदें, RTGS का विवरण, व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्डिंग और अन्य डिजिटल साक्ष्य भी पुलिस को सौंपे गए हैं, जिनके आधार पर अब पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। इसमें जो है प्रार्थी जो है ठग के कांटेक्ट में आई और उसने अपने आप को एक कंपनी का ऑनर बताया और उसने जो है क्लेम किया कि उनको IIIT हैदराबाद में, क्योंकि एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है जिसका सिलेक्शन जो JEE मेंस वगैरह से होता है, उसमें उन्होंने उसका एडमिशन कराने का दावा किया और उसी के नाम पे पैसे लिए लगभग 12 लाख रुपए। तो उस पर प्रार्थी के कंप्लेंट पे हम लोगों ने 318(4) में FIR की। देखिए, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सब मेरिट बेस्ड होते हैं और IIIT हैदराबाद, IIIT इलाहाबाद, ये सब प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। इसमें कोई थर्ड पार्टी एडमिशन नहीं करा सकती, इसमें सिर्फ मेरिट से होता है। सेकेंड चीज़, जब भी आप किस इंटरनेट के माध्यम से कुछ चीज़ सर्च करते हैं तो उसकी सत्यता पे पूरा विश्वास ना करें, उसको एक बार परख लें, उसके बाद ही उसमें आगे बढ़ें। पीड़िता की शिकायत पर तारबहार पुलिस ने 3 मोबाइल नंबरों के धारकों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान एवं गिरफ्तारी के लिए तकनीकी साक्ष्यों के साथ बैंक खातों और मोबाइल नंबरों की पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले में उपलब्ध सभी डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है तथा जल्द ही आरोपियों तक पहुँचने का प्रयास किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। जिले के सकरी स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में केमिस्ट्री शिक्षक की लंबे समय से कमी और विद्यार्थियों के लिए स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं होने का मामला सामने आया है। इस संबंध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सकरी के अध्यक्ष अमिता कुमार साहू और कांग्रेस जिला अध्यक्ष ग्रामीण महेंद्र गंगोत्री ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। पदाधिकारियों ने बताया कि विद्यालय के उच्चतर माध्यमिक हायर सेकेंडरी वर्ग में केमिस्ट्री विषय के शिक्षक का पद पिछले 1 वर्ष से रिक्त है। इसके चलते विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को नियमित रूप से विषय का अध्यापन नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनके भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका जताई गई है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। इस कारण छात्रों को मूलभूत सुविधाओं के अभाव में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पालकों ने भी इस समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए शीघ्र समाधान की मांग की है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने जिला प्रशासन से मांग की है कि हायर सेकेंडरी कक्षाओं के लिए केमिस्ट्री विषय के नियमित शिक्षक की तत्काल नियुक्ति की जाए तथा विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि छात्रों की पढ़ाई और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का जल्द समाधान हो सके। आज सकरी में जो आत्मानंद स्कूल है, जिसका संचालन कांग्रेस गवर्नमेंट के समय में स्टार्ट हुआ था और बहुत अच्छा रिजल्ट था, आज वहाँ की अव्यवस्था के कारण हम लोग आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे। वहाँ पानी की समस्या है, साफ़ सफाई की समस्या और केमिस्ट्री में 11th क्लास और 12th क्लास के केमिस्ट्री इंग्लिश का टीचर नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों ने निवेदन किया है कलेक्टर साहब से कि वहाँ टीचर हो, अगर एडॉक में हो, एडॉक में ना हो तो अतिथि टीचर आ जाए पढ़ाने के लिए, कम से कम बच्चों की पढ़ाई तो हो। और 9th क्लास के NCC के जितने बच्चे हैं वो सब के सब बच्चे फेल हो गए। तो इन सब बातों को ध्यान में लाया गया है कलेक्टर साहब के और जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चों को उचित शिक्षा, उचित व्यवस्था मिलना चाहिए। अगर ये सब नहीं होगा तो आगे भविष्य में हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अभी तो हमारे पास सकरी का संज्ञान आया है तो उसके लिए हम लोग आए, लेकिन जो सुनाई में आता है कि पूरे ज़िले में आत्मानंद स्कूल का संचालन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है। मतलब व्यवस्थित तरीके से संचालन नहीं हो पा रहा है, जिसको
प्रशासन को ध्यान में रखना चाहिए। उसमें हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं जिनका भविष्य अंधकार में हो जाएगा अगर अच्छे शिक्षक, अच्छी व्यवस्था। अब इसका कारण तो पढ़ाई ही हो सकता है। अच्छी से अगर पढ़ाई न किया जाए, और 9वीं और 11वीं का जो है लोकल एग्ज़ाम होता है, परीक्षा भी यहीं, पेपर भी यहीं जचता है, तो कहीं ना कहीं पर इस व्यवस्था को सुधारने की बात होनी चाहिए। और 9th और 11th के बच्चों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। है कि ये शासन की लापरवाही है। बिल्कुल लापरवाही है शासन, प्रशासन और सरकार की, क्योंकि जब कांग्रेस के समय आत्मानंद स्कूल खुला था, चल रहा था, तो वहाँ के बच्चे टॉपर होते थे। टॉप 10 में 8, 7, 8, 5, 6 बच्चे होते थे। लेकिन अब जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है तो टॉपर होने बंद हो गए, वहाँ से उल्टा व्यवस्था फैलने लगा। फीस निःशुल्क था, अब 8वीं से लेकर 12वीं तक फीस भी लिया जा रहा है। तो अव्यवस्था तो है, लेकिन हम लोगों ने आज ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर साहब को अवगत कराया है। अगर हफ्ते 10 दिन में व्यवस्था नहीं सुधरी तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बात होंगे। ये सकरी के आत्मानंद स्कूल में अंग्रेजी माध्यम जो स्कूल संचालित है, उसमें इंग्लिश का टीचर नहीं है, केमिस्ट्री का, और पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है। और एनसीसी जो 9th क्लास हिंदी माध्यम है, उसमें सारे के सारे एनसीसी वाले बच्चे फैल है। ये जांच के विषय, ये 3 मांगों को लेकर हम कलेक्टर महोदय के पास आए थे और निवेदन किए हैं। 1 सप्ताह के अंदर अगर इसमें उचित कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। परिचय देंगे। अमित साहू, ब्लॉक अध्यक्ष, सकरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी। मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम जोंधरा निवासी 26 वर्षीय सुखदेव केवट, पिता स्वर्गीय व्यास नारायण केवट, 23 जुलाई 2026 से शिवनाथ नदी में लापता है। जानकारी के अनुसार सुखदेव अपने 2 दोस्तों के साथ मछली पकड़ने के लिए जाल लेकर शिवनाथ नदी पार कर ग्राम पंडरिया, थाना लवन क्षेत्र के किनारे गया था। इसी दौरान नदी में पानी का तेज बहाव होने से उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नदी में डूब गया। घटना के बाद से लगातार तलाश की जा रही है, लेकिन आज तक युवक का कोई पता नहीं चल सका है। परिजनों और ग्रामीणों ने मानवीय आधार पर प्रशासन से मांग की है। आइए देखते हैं पूरी खबर। एसडीआरएफ की विशेष टीम को स्कूबा उपकरणों के साथ मौके पर भेजकर युवक की तलाश तेज की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि तेज बहाव और नदी की गहराई के कारण सामान्य संसाधनों से खोजबीन में सफलता नहीं मिल रही है, इसलिए विशेषज्ञ टीम की मदद आवश्यक है। प्रशासन से जल्द कार्रवाई की अपेक्षा की जा रही है ताकि लापता युवक का पता लगाया जा सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट। नंदी शिवनाथ नंदी। कब गिरा है? 23 तारीख। कौन कौन रहा? सुखदेव केवट, पुनीराम केवट, ललित केवट। कहाँ रहा तुम? हमन सौखी में आत रहन। कैसे हुई घटना का? सौखी में हाथ फंस के तब बह गए वो नीचे धार, फुल धार में। तो तुमने बचाए कोशिश करें। 2 आदमी और ऐसे 3 आदमी थे, 5 आदमी बचाए कोशिश करें, फुल प्रयास करे हन। ओकर बाद तुरंत थाना में फोन करें, तो नहीं बच पाई। 3 दिन से प्रयास करी से SDF आरिस खोजने के लिए। ओकर बाद फिर एती कलेक्टर के पास आए, नहीं मिला थे। 8 दिन हो गए। 8 दिन के बाद कलेक्टर ऑफिस आए न, फिर मतलब पानी में डूब गए हो। आज है मतलब 8 दिन से 9 दिन हो गए, पता नहीं चला से खोजा। तब भी से तो मैं कलेक्टर ऑफिस आया, मतलब करब छानबीन करे इससे पहले। कब की घटना है? कहाँ? तो गुरुवार 23 तारीख के, गांव जोंधरा, जिला बिलासपुर। कहाँ बोली कलेक्टर? साइन करके दे करके दे। और फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. हर हर महादेव। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सब सादर आमंत्रित है
जहां विश्व का ऐतिहासिक मंदिर शपाद लक्षेश्वर धाम सल्हा एक साथ स्थापित हो रहे हैं 1.25 लाख शिवलिंग। उसी स्थान पर इस वर्ष परम आराध्य परम धर्माधीश उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का भव्य एवं दिव्य चातुर्मास आषाढ़ गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई से भाद्र पूर्णिमा 26 सितंबर तक के इसमें अनेक उत्सव एवं पर्व आएंगे। यह तब परम आनंद का अवसर हो जाएगा जब श्रावण शुक्ल द्वितीया वो धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी और स्वामी श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का वर्धापन दिवस आएगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं, भूलना नहीं है। 29 जुलाई से 26 सितंबर तक के परिवार आइए, अपने जीवन को धन्य धन्य। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शिक्षा विभाग में मेडिकल आपूर्ति के नाम पर सरकारी राशि हड़पने का बड़ा मामला सामने आया है। विभागीय जांच में एक एलबी शिक्षक पर कूट रचित दस्तावेजों और फर्जी मेडिकल बिलों के जरिए पहले करीब 9 लाख रुपए का गबन करने और फिर लगभग 30 लाख रुपए के अतिरिक्त क्लेम की साजिश रचने का खुलासा हुआ है। जांच में स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित बिल, स्टाम्प और हस्ताक्षरों को पूरी तरह फर्जी बताया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आइए देखते हैं पूरी खबर। कोतवाली पुलिस के अनुसार विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ बाबू सौरभ मजूमदार की शिकायत पर एलबी शिक्षक साधेलाल पटेल के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। आरोप है कि वर्ष 2022 से 2024 के बीच आरोपी ने चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए फर्जी और कूट रचित दस्तावेज तैयार कर करीब 9 लाख रुपए का मेडिकल क्लेम हासिल कर लिया, जिससे शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचा। विभागीय जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने 3 से 4 और मेडिकल क्लेम तैयार कर अतिरिक्त राशि निकालने की कोशिश की थी, लेकिन समय रहते भुगतान रोक दिया गया। जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग के द्वारा थाना सिटी कोतवाली में शिकायत दी गई कि उनके यहाँ के एक शासकीय शिक्षक सेवक हैं, उन्होंने फेक मेडिकल बिल्स बना करके उन्होंने क्लेम किया है, फेक सर्टिफिकेट्स लगाए हैं और बहुत सारे उन्होंने पैसे क्लेम किए हैं मेडिकल रिइंबर्समेंट के नाम पे। उसमें हम लोग ओरिजिनल ट्रू कॉपी हम लोगों ने उस ऑफिस से मंगाया है और उस पर अभी हम लोगों ने FIR किया है, उसमें जांच कर। एक में 7 लाख दिख रहा है, एक देख में, एक में 5 लाख दिख रहा है। इस तरीके के लगभग 6 या 7 देख हैं वाचर्स। मामले की विस्तृत जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जांच अधिकारियों के अनुसार आरोपी ने मेडिकल बिलों में काट-छांट और एडिटिंग कर राशि बढ़ाई, जबकि जिन तिथियों में स्वयं को बीमार बताकर इलाज कराने का दावा किया गया, उन दिनों वो नियमित रूप से ड्यूटी पर मौजूद था। इतना ही नहीं, आरोपी ने अपनी पत्नी, एक जीवित साले और एक मृत साले के नाम पर फर्जी मेडिकल बिल तैयार कर लगभग 30 लाख रुपए का क्लेम लेने की साजिश रची। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया कि संबंधित बिल, स्टाम्प और हस्ताक्षर विभाग की ओर से कभी जारी ही नहीं किए गए थे। दस्तावेज फर्जी पाए जाने के बाद क्लेम निरस्त कर FIR की अनुशंसा की गई, जिसके बाद अब पूरे मामले की पुलिस जांच जारी है। ब्रेन न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के लोखंडी अंडरब्रिज से जोकी घनापारा मार्ग पर कोल डिपो संचालकों की मनमानी अब जनजीवन के लिए एक नासूर बनती जा रही है। इस व्यस्त मार्ग से प्रतिदिन दर्जन भर से अधिक गांवों के हजारों ग्रामीण और किसान अपनी जान जोखिम में डालकर आना जाना करने को विवश हैं। सड़कों पर सैकड़ों से अधिक बेतरतीब खड़े कोयले से लदे भारी वाहनों के कारण लगने वाले महाजाम ने आम जनजीवन को पूरी तरह तहस नहस कर दिया है। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि यदि इस मार्ग से किसी आपात स्थिति में मरीज को अस्पताल ले जाना पड़े तो उसे घंटों जाम से जूझना पड़ेगा, जिससे समय पर इलाज न मिलने पर किसी की जान भी जा सकती है। उड़ती हुई जहरीली कोयले की धूल और जर्जर सड़कों के बीच कराह रहे ग्रामीणों और किसानों का गुस्सा अब फूट पड़ा है और उन्होंने प्रशासन को 2 टूक चेतावनी देते हुए एक बड़ा और उग्र आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है।
अभी हम लोखंडी ब्रिज के नीचे मौजूद है, जहां हम पूरा हालात आपको यहाँ का रूबरू कराएंगे। अब आपको बता देते हैं जो बिलासपुर रायपुर बाईपास जहाँ पे बना हुआ है, वहाँ ठीक पुल के नीचे हम खड़े हैं और यहाँ पर लगभग हजारों गाड़ियां हर रोज आना जाना करती है और इनके वजह से यहाँ पे जाम की स्थिति होती है और खास कर ये गाड़ियां कोल डिपो से संबंधित है। और आपको बताना चाहूंगा कि जहाँ पे हम खड़े वहां से अभी यहाँ का नजारा आप देखिए, कितनी गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हुई है और यहाँ जहाँ जहाँ खड़े वहां से कई गांवों को ये जो रास्ता आपको दिख रहा है वो पहुंच मार्ग है वहां का आने जाने के लिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ के लोगों को और आम जो किसान है जिनकी फसलें अभी लगी हुई है, जिनको अपने खेत जाने वो जा नहीं पा रहे, उनके ट्रैक्टर रुक जा रही है, उनका काम नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगा कि मान लीजिए इन आसपास के इलाकों में अगर किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है तो उसे ले जाने के लिए अगर एम्बुलेंस का भी मदद लिया जाए तो एम्बुलेंस किस रास्ते से होकर जाएगी? आगे गाड़ियां जाम लगी हुई लंबी कतार और आपको पीछे हम दिखाएंगे कुछ देर में। लेकिन आप जरा सोचिए उस समय स्थिति क्या हो सकती है, किसी परिवार पर क्या बीतेगी अगर वहां पर उस मरीज का इलाज समय पर न किया जाए और कोई वहां पे घटना हो जाती है। भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या प्रशासन होंगे या फिर ये कोलवासरी होंगे जिनकी गाड़ियां यहाँ पे जाम करके रखती है? यहाँ ग्रामीण लोग यहाँ मौजूद है जिनकी कुछ मांगे हैं और उन मांगों को लेकर अभी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कहना? आपका नाम क्या और अब किस पद में यहाँ पंचायत में? मैं बलराम पटेल, ग्राम पंचायत लोखंडी का सरपंच। यहाँ कम से कम 6 कोलवासरी है जो हमारे ग्राम पंचायत लोखंडी में आते हैं। एक एक कोलवासरी में 600 ठो 250 गाड़ी का ट्रांसपोर्टिंग डेली होता है और इतना जाम कर देते हैं और ट्रक ड्राइवर लोग झुंड के झुंड खड़े रहते हैं। हम लोग किसान लोग खेती करने आते हैं तो खेती नहीं कर पा रहे हैं। गाड़ी तो गाड़ी, ट्रैक्टर, पैदल जाना मुश्किल हो जाए है। यहाँ देखिए आप सड़क का हालत। और गांव वाले और कोलवासरी वाले लोग को बोलते हैं मेंटेनेंस करा दो करके, तो हम ही से गाली गलौज के से बात करते हैं जनप्रतिनिधि लोग से। और इन लोग इतना खराब स्थिति कर दी है, जर्जर स्थिति यहाँ का, कि इनका जितना क्षमता है कोयला रखने का उससे ज्यादा 1000 गुना इन लोग कोयला को डंप करके रखे हैं। और ना कि यहाँ कोई बाउंड्री वाल है, ना वृक्षारोपण किए हैं और ना कि कोई CSR से ग्राम पंचायत को मदद करते हैं। और जितना भी कोयला है किसानों के खेत में जा रहा है और किसान का फसल बर्बाद हो रहा है। अब जरा देखिए सड़कों की हालत देख लीजिए किस तरह से पे यहाँ पे सड़क जो है जर्जर हो चुकी है। गाड़ियां तो दूर, पैदल चलने में भी किसानों और ग्रामीणों को दिक्कत हो रहा है। अब आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पे चल रहे हैं। गड्ढों की हालात ऐसे लग रही जैसे यहाँ तालाब अभी खोदा गया हो। अब आप देखिए जरा यहाँ पे अगर कुछ दिक्कतें हो जाए तो क्या कुछ करेंगे ये ग्रामीण? ये तो लाचार हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पे तो जाम की स्थिति रहती है। क्या कुछ कहना है आपका? जिस तरह से यहाँ पे जाम लगा हुआ है, रोज लगता है यहाँ पे जाम। हम चाहते हैं कि रोड जो है अच्छे से बने और हमारे जो गांव के किसान हैं उनको आने जाने में असुविधा ना हो। जो किसान हैं जो कृषि यंत्र जो ट्रैक्टर से जोताई के लिए लेके जाते हैं उसको भी आना जाना नहीं हो पाता है। ये पूरा जाम लगा हुआ है। सामने देखिए दोनों तरफ से गाड़ी जा रही है और यहाँ पर रोड भी बहुत जर्जर स्थिति में है। हम इतना ही चाहते हैं कि हमारे गांव का विकास अच्छे से हो, ये जो रोड है वो अच्छे से बने। और आप जनप्रतिनिधि, आपके पंचायत क्षेत्र में यदि किसी के यहाँ कोई दुर्घटना हो जाती है तो किस तरह से यहाँ पे एम्बुलेंस आएगी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कैसे उनकी व्यवस्था होगी? क्या कहेंगे प्रशासन के पूरे मामले को लेकर? मैं प्रशासन से भी निवेदन करना चाहूंगा कि ये स्थिति जब बहुत हालात खराब है, यहाँ पर कोई भी गाड़ी घोड़ा नहीं आ जा सकता, न कि कभी ऐसा कोई दुर्घटना हो जाए तो एम्बुलेंस भी नहीं आ सकता है। ऐसी परिस्थिति में आदमी भी अस्पताल नहीं पहुंच पाएगा, उनके जान जोखिम में हो सकता है। तो मैं सभी से आग्रह करता हूं जितने भी कोल डिपो वाले हैं कि वो जल्द से जल्द ये रास्ते को साफ सुथरा बनाए, अच्छे से बनाए, मरम्मत करवाए और किसानों को आने जाने में किसी प्रकार से कोई असुविधा ना हो। अब पीछे का एरिया आप देख सकते हैं, एक साइड से गाड़ियां जाम खड़ी है और दूसरे साइड से गाड़ियां आ रही है, तो लोग यहाँ से कैसे आना जाना करेंगे? आप खुद ही डिसाइड करिए। ये हाल है इस पूरे क्षेत्र का। और क्षेत्र के विकास की सरकार जो बातें करती है, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से अभी चर्चाएं हो रही कि हर तरफ भाजपा जो है शासन में बैठी और वो सब तरफ चारों तरफ बहुमुखी विकास की बात करती, लेकिन यहाँ पे वो विकास नजर नहीं आ रही। यहाँ पे बल्कि जो विकास पहले हुआ तो और बद से बदतर हो चुकी है। यहाँ के लोग काफी परेशान हैं। आए दिन यहाँ पे ऐसे ही हर रोज मैं कहता हूँ यहाँ पे ऐसे ही जाम की स्थिति बनी होती है। लोगों का आवागमन दुर्भर हो चुका है, लोग परेशान है। एक और अभी पीड़ित यहाँ पे खड़े हुए जो इसी ग्रामीण इलाके से आते हैं। क्या कुछ कहना है आपका? हम लोग भी यहाँ खेत खाद जाते रहते हैं, लेडीज सब लोग जाते हैं। तो इन लोग जो ट्रक ड्राइवर है उन लोग शराब पी रहते हैं, तो लड़की लोग तो लेडीज लोग को छेड़छाड़ करते हैं और बोलोगे तो गाली गलौज करते हैं। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं किया थाने वाले में? हम लोग थाने में शिकायत किए हैं, इसका काम हो जाए करूंगा बोले हैं। और रोड बाकी खराब है पूरा, बहुत ज्यादा देख रहे हो आप लोग।
तो मैं चाहता हूँ कि गाड़ी जो है अपना जो जैसा जाता था पहले वैसे ही जाए, और जो झुंड में जैसा रहता है उस हिसाब से हम लोग को तकलीफ होता है, हम लोग का ट्रैक्टर नहीं पा रहा है। एक तरफ से क्षमता से अधिक की एक बातें निकल रही है, जितना इनकी क्षमता कोयला रखने के उससे ज्यादा यहाँ पे डंप किया जाता है वासनी में। और इसके अलावा जो इन्होंने अभी बताया कि यहाँ पर जो महिलाएं खेती किसानी के लिए काम से जो जाती है अपने खेत को लेकर, वहाँ पे जो कुछ ड्राइवर होते हैं शराब पिए होते हैं, वो उनसे छेड़खानी की बात कर रहे हैं, छेड़खानी करते हैं। तो ये बेहद ही गलत है और निंदनीय है। इस तरह से प्रशासन को भी अलर्ट होने की जरूरत है और ऐसे जितने भी ड्राइवर हैं इन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए जो नशे में अवैध इस तरह का जो गाड़ी चलाते हैं और इस तरह से कृत्य करते हैं। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज से। बिलासपुर जिले के कोटा क्षेत्र में मलेरिया का संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की भी चिंताएं काफी बढ़ गई है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 10 दिनों के भीतर इस क्षेत्र में मलेरिया के कुल 25 मरीज सामने आ चुके हैं। ताजा मामलों में केंदा गांव से 3 नए मरीज मिलने के बाद प्रशासनिक अमला और स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। इस खतरनाक बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए और समय रहते स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीमों ने प्रभावित क्षेत्र में युद्ध स्तर पर कैंप लगाकर अब तक कुल 356 ग्रामीणों की सघन स्वास्थ्य जांच की है। इस दौरान जिन मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है और जिनकी स्थिति गंभीर पाई गई है, उन्हें तत्काल प्रभाव से बेहतर और उच्च इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जबकि स्वास्थ्य विभाग की अन्य टीमें लगातार गांव में निगरानी और दवाइयों का छिड़काव करने में जुटी है। छत्तीसगढ़ ओबीसी महासभा की प्रदेश इकाई ने केंद्र और राज्य सरकार के समक्ष सामाजिक न्याय तथा किसान हित से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मांगे रखी है। महासभा ने वन नेशन वन रिजर्वेशन नीति लागू करते हुए देश भर में अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षा, सरकारी नौकरियों सहित विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में समान रूप से 27% आरक्षण लागू करने की मांग की है। साथ ही इस व्यवस्था को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कही गई है। महासभा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में लंबे समय से लंबित 27% ओबीसी आरक्षण को अध्यादेश या विधायी प्रक्रिया के माध्यम से तत्काल लागू किया जाए। इसके अलावा वर्ष 2027 की राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी की पृथक गणना कराए जाने की मांग भी उठाई गई है, ताकि वास्तविक आबादी के आधार पर नीतियां बनाई जा सके। संगठन ने ओबीसी कृषि भूमि संरक्षण अधिनियम बनाने की भी मांग की है। इसके तहत ओबीसी किसानों की कृषि भूमि केवल ओबीसी समुदाय के लोगों को ही बेचने का प्रावधान हो तथा अन्य वर्ग को बिक्री के लिए कलेक्टर की अनुमति अनिवार्य की जाए। महासभा ने भूमि संबंधी धोखाधड़ी रोकने, पुराने संदिग्ध भूमि सौदों की जांच कराने तथा अवैध रजिस्ट्रियों को निरस्त करने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। महासंघ छत्तीसगढ़ के द्वारा और यह ज्ञापन हमने माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी और मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है। हमारा बहुत ही प्रतीक्षित 27% ओबीसी आरक्षण के संबंध में आज ज्ञापन देने आए हैं सभी भाई लोग। 27% आरक्षण मंडल आयोग से बहुत पहले लागू हो चुका है, संविधान में उसका प्रारूप बन चुका है, नियम में है, लेकिन यहाँ राज्यों में लागू नहीं किए हैं। कई राज्यों में लागू है, हमारे ओबीसी के भाइयों को उसका लाभ मिल रहा है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में उसका लाभ नहीं मिल रहा है। उसी की मांग को लेकर यहाँ आए हैं और जो राष्ट्रीय जनगणना हो रहा है उसमें ओबीसी का अलग से कॉलम हो, ताकि कितने हमारे देश में ओबीसी समाज के हैं ये ज्ञात हो, उनके लिए उस हिसाब से या आबादी के हिसाब से उनके लिए योजना बन सके। इसकी मांग को लेके हम लोग आरक्षण तो शुरू से जब से देश आज़ाद हुआ है तब से चल रहा है, और आरक्षण तो बल्कि अभी तो एक प्रकार से कहा जाए तो बहुत असमानता है। जिस वर्ग को जैसा आरक्षण दे रहे हैं, जिनको जिनकी आवश्यकता नहीं है उनको उससे ज़्यादा का आरक्षण मिल रहा है, जिसको जितना आवश्यकता है उसको उतना नहीं मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर बिलासपुर के माध्यम से 27% आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर के आज हम ओबीसी महासभा बैनर तले ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। ओबीसी महासभा के प्रांतीय निकाय के आह्वान पर और पूरे 92 से अधिक जहां हमारी जनसंख्या है
52% से अधिक जनसंख्या वाले जो ओबीसी है, जिनको जितना आरक्षण मिलना चाहिए आज वो आरक्षण नहीं मिल पा रहा, जिससे व्यथित होकर के पूरे प्रदेश के ओबीसी जनों ने निर्णय लिया। और इसमें हम मांग करते हैं शासन से कि वन नेशन वन रिजर्वेशन लागू करने की मांग को लेकर के छत्तीसगढ़ में जो लंबित 27% आरक्षण है वो लागू हो गया है, लेकिन राज्यपाल के यहाँ रुका हुआ है, उसको यथाशीघ्र लागू किया जाए। राष्ट्रीय जनगणना में 2027 में ओबीसी की अलग से सूची बना करके उनको जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए। ओबीसी कृषि भूमि आरक्षण संबंधी भी हमारी मांगे हैं। ओबीसी कृषि भूमि संरक्षण अधिनियम पृथक से बनाया जाए। धोखाधड़ी पर जिसके लिए रोक लगेगी और पुरानी जो अवैध बिक्री है जिसमें ओबीसी वर्ग को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, ऐसे तमाम विषय को लेकर के और ओबीसी के हितों की रक्षा को लेकर के आज हम लोग यहाँ आरक्षण संबंधी मांगों को पूरा कराने की मांग को लेकर के कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन सौंप रहे हैं। मांगे पूरी नहीं होने पर निश्चित रूप से आने वाले समय में, चूँकि ओबीसी की प्रतिशत जो है 52% से अधिक है, आने वाले समय में पूरे ओबीसी वर्ग चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। ओबीसी महासभा जो कि पूरे राष्ट्र में अपनी एक इकाई चलती है, इनके तरफ से भी एक आह्वान हुआ है कि भाई अगर कहीं ना कहीं ओबीसीओ को आरक्षण नहीं मिलता है, नौकरी में, शिक्षा में, तमाम जगहों पे, तो कहीं ना कहीं पिछड़ा है। जाति व्यवस्था जो है वो शासन के द्वारा ही बनाया गया है, इसीलिए जाति के आधार पर आरक्षण की मांग की जो व्यवस्था है ये आज से नहीं 30 वर्षों से पहले से लागू है। जिसको जैसे बताया कि मंडल साहब ने इनको लागू कराने के लिए भी बात हो गई थी, तो उसके बावजूद भी आज तक के लागू नहीं हुआ, जिससे पूरा ओबीसी में रोष आक्रोश व्यक्त है। आने वाले समय में यदि नहीं होता तो उग्र आंदोलन करने की प्रांतीय निकाय के आह्वान पर घोषणा करेंगे। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. हर हर महादेव। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सब सादर आमंत्रित है जहां विश्व का ऐतिहासिक मंदिर श्रीपाद लक्षेश्वर धाम सल्हा एक साथ स्थापित हो रहे हैं 1.25 लाख शिवलिंग। उसी स्थान पर इस वर्ष परम आराध्य परम धर्माधीश उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी का भव्य एवं दिव्य चातुर्मास आषाढ़ गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई से भाद्र पूर्णिमा 26 सितंबर तक के, इसमें अनेक उत्सव एवं पर्व आएंगे। यह तब परम आनंद का अवसर हो जाएगा जब श्रावण शुक्ल द्वितीया वो धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी और स्वामी श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का वर्धापन दिवस आएगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं, भूलना नहीं है। 29 जुलाई से 26 सितंबर तक के परिवार आइए, अपने जीवन को धन्य धन्य। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित मोपका पशु आश्रय स्थल में गंभीर लापरवाही और अव्यवस्था के चलते 6 मवेशियों की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। इस घटना के बाद पशु आश्रय स्थल में फैली भारी ओवर क्राउडिंग और प्रबंधन की कमियों को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, जिसके मद्देनजर नगर निगम और पशु चिकित्सा विभाग की संयुक्त जांच लगातार जारी है। प्राथमिक निरीक्षण के दौरान भारी लापरवाही उजागर होने के बाद कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से 6 कर्मचारियों को उनके पदों से हटा दिया गया है, जबकि इस पूरी दुखद घटना के लिए जिम्मेदार अन्य लापरवाह तंत्रों की भी गहनता से जांच की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र अंतर्गत कानन पिंडारी के पास गुरुवार देर रात करीब 11 बजे एक तेज रफ्तार बाइक के अनियंत्रित होकर सड़क किनारे की रेलिंग से टकरा जाने से भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार 3 युवकों में से 2 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है, जबकि एक अन्य युवक को सामान्य चोटें आई है। मिली जानकारी के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि सड़क किनारे लगी रेलिंग का लोहे का नुकीला सरिया 2 युवकों के पेट में जा घुसा, जिसमें से एक घायल 25 वर्षीय वेदांत के पेट से तो हादसा होते ही सरिया निकल गया था, परंतु दूसरे युवक के पेट में सरिया अभी भी फंसा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम ने त्वरित तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया और सभी घायलों को तुरंत बिलासपुर के सिम्स अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका गंभीर उपचार जारी है और पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। मामला सकरी थाना क्षेत्र का है। प्रियांशु और उसके 2 अन्य साथी बाइक से सवार होकर बिलासपुर से जरहाभाटा की ओर जा रहे थे कि डिवाइडर से टकराकर उनका एक्सीडेंट हो गया। वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें से प्रियांशु को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस एवं डायल 112 की सहायता से सिम्स अस्पताल में अन्य 2 साथियों को भर्ती कराया गया। बिलासपुर सेंट्रल जेल में एक कैदी की संदिग्ध मौत के मामले में एक नया और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है, जिससे जेल प्रशासन और प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। परिजनों के अनुसार मृतक कैदी जमीन के जरूरी दस्तावेज समय पर नहीं मिल पाने के कारण पैरोल पर रिहा नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से वह पिछले कुछ दिनों से भयंकर मानसिक तनाव और अवसाद से गुजर रहा था। मौत के ठीक पहले उसकी अपनी बेटी से आखिरी बातचीत हुई थी और अब इस कड़ी को जोड़ने के लिए जेल प्रशासन कैदी तथा उसके परिजनों के बीच हुई तमाम फोन कॉल की रिकॉर्डिंग को बारीकी से खंगालने में जुट गया है। इस संवेदनशील मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर आगे की कार्रवाई जारी है और इस पूरी घटना की न्यायिक जांच भी कराई जा रही है, ताकि मौत के असल कारणों का पूरी तरह से खुलासा हो सके। बिलासपुर में निजी अस्पतालों और एम्बुलेंस सेवाओं के बीच कथित कमीशन खोरी के खेल को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से गंभीर हालत में इलाज के लिए लाई गई एक आदिवासी महिला की बिलासपुर के तोरवा स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद मृतका के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और एम्बुलेंस चालक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि उन्हें बेहतर इलाज का भरोसा देकर सीधे इसी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि बिलासपुर में कई बड़े और स्थापित अस्पताल मौजूद हैं। घटना के बाद कांग्रेस नेताओं ने अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा किया और आरोप लगाया कि अस्पताल प्रबंधन इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूलने के बाद शव देने में भी आनाकानी कर रहा था। विरोध प्रदर्शन के बाद शव परिजनों को सौंपा गया और पोस्टमार्टम के बाद वे अपने गृह ग्राम लौट गए। अब इस पूरे मामले ने निजी अस्पतालों तक मरीज पहुंचाने के कथित कमीशन नेटवर्क को लेकर नई बहस छेड़ दी है। आइए देखते हैं पूरी खबर। इस पूरे घटनाक्रम ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। आखिर शहडोल से आए एक गरीब आदिवासी परिवार को सरकारी अस्पताल या शहर के किसी बड़े मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल ले जाने के बजाय सीधे उस निजी अस्पताल में क्यों भर्ती कराया गया, जो कुछ समय पहले ही शुरू हुआ है? क्या मरीज और उसके परिजनों को अस्पताल चुनने का विकल्प दिया गया था या फिर उन्हें सीधे वहीं ले जाया गया? सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एम्बुलेंस संचालकों और कुछ निजी अस्पतालों के बीच मरीज पहुंचाने के एवज में कथित कमीशन या कोई नेटवर्क सक्रिय है? यदि मरीजों को उनकी जानकारी या सहमति के बिना किसी विशेष अस्पताल में ले जाया जा रहा है, तो यह न केवल मरीजों के अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था की पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। फिलहाल ये आरोप है जिनकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। वो बकरा छेरी लेके गया
नज़दीक में पहाड़ी, उसी पहाड़ी में चराने गई और हम लोगों को बोली कि बापू बिटिया जा तो बाजार है, सब सामान ले आना, कल रोपा चालू करना है। मैं कहा ठीक है, जा रहा हूँ। फिर गए तो बिटिया चले गई बाजार और मैं बाजार छांदा में, न्यूर गांव के छांदा में रुक गया। पानी गिर रहा था तो वहीं रुका, आ रहा था। बोले फिर बैठे थे, एक भतीजा राजपति नाम का, वो गया, कहा चाचा आज चाची गिर गए हैं। कहाँ से? धौरा पैंट से। कहा करे गए रहे? लकड़ी चौरा। तो तुरंत गाड़ी मेरे को बैठाया और लेके गया। जाके देखे तो लेटी थी और सर में चोट था और ये हाथ टूट गई और 3 यहाँ लगा था, फिर यहाँ लगा था, फिर यहाँ 3 जगह। उसके बाद फिर कहाँ एडमिट हुए? कहाँ लेके गए अस्पताल? फिर वहाँ से एक माने ब्लोरो मंगवाया मुनकनाथ से, वो लेके फिर वहाँ गया न्यूर से वो वहाँ लादे पलाने और लेके जनकपुर चले गए सीधे। जनकपुर से फिर तुरंत वहाँ से डॉक्टर रेफर किए शहडोल चले गए। 2 दिन वहाँ रुका। शहडोल के कौन से हॉस्पिटल में? मेडिकल कॉलेज, सरकारी हॉस्पिटल। हाँ, वहाँ गए। वहाँ से फिर बोले कि बेटा जाइए सीटी स्कैन के लिए, तो कागज बना के दिए, कहीं जाओ। फिर मैं गया उधर, कई ऑटो वाले होंगे, उनसे चले जाओगे, हो जाएगा। मैं कहा ठीक है, जा रहा हूँ। जब से यहाँ से निकला तुरंत जो मिश्रा था वो तुरंत कहाँ जाना है? मैं कहा मेडिकल का। ये मिश्रा कौन सा? वो एम्बुलेंस वाला। अच्छा। हाँ, तो बोला कि शहडोल का सरकारी हॉस्पिटल। हाँ, तो कहा कि कहाँ जाना है? तो मैं कहा कि वो सरकारी सीटी स्कैन कराने। तो कागज के लेके जा रहा था, तो कहा नहीं कागज के लेके मत जाइए, मरीज को लेके चलिए तब तो होगा। मैं कहा ठीक। फिर उसको ले करके गए वहाँ, बोले कि आपका आधार कार्ड बना है कि नहीं? तो मैं कहा बन गया है। तो कहे उसको लाइए। तो मैं कहा कि वो नहीं है यहाँ, तो अब कहाँ लाऊं? तो बोले कि जो बनवाया है उसका टीसी नंबर बताइए। तो वो टीसी नंबर बताएगा तो हम निकाल देंगे। मैं कहा ठीक। और उसको फ़ोन लगाते लगाते थक गए, फ़ोन नहीं उठा। किसको? वो जिसका नंबर में टीसी जा रहा था वो आदमी। अच्छा, फिर वहाँ से लौटे, कहे ऐसा करो दादा, कहे चलिए आपको मैं अच्छी जगह में ले जाता हूँ। वो जो ड्राइवर है वो बोला? वो ड्राइवर बोला। मैं कहा चला ठीक है। मैं कहा कम से कम मरीज तो मेरा सही हो जाए। तो कहे आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। मैं कहा बना है। तो इसके नाम से कहे आधा पैसा उसमें कटेगा, आधा जेब का लगेगा। मैं कहा चल ठीक है, मरीज ठीक हो जाएगा तो अच्छी बात है। फिर वहाँ से वो लादा फलान, हाँ, फिर वहाँ गया, फिर मेडिकल कॉलेज में चढ़ा ऊपर 3रा छत में। तो बोले कि ऐसा करिए चाचा जी, इसमें आप आवेदन एक बना दीजिए। आवेदन बनाने के बाद लाइए और मरीज के ऊपर चढ़ा दीजिए और खाली हो जाएंगे। मैं कहा ठीक। तो मैं कहा एप्लीकेशन लगाऊं, फिर ऊपर मरीज को चढ़ा दूं और मरीज मेरा तड़प रही है, तब क्या करें? फिर वो बताया उसमें उसी गाड़ी में लदा हुआ था कि वो डायरेक्ट यहाँ लान के ये हरिओम हॉस्पिटल में लान के रखा। अच्छा, वो जो गाड़ी वाला थे, गाड़ी वाला सीधा यहाँ ले आया? हाँ, यहाँ ले आया। आप लोग मना नहीं करे? उतना दूर लेके जा रहे हैं आप? तो दादा हम लोग नहीं जाने थे कि अच्छी जगह में ले जाएगा कि खराब जगह में ले जाएगा। मैं सोचा कि अच्छी जगह में ले जाएगा। तो अच्छी जगह की ऐसे आ गए हम लोग, कहाँ जाने देहाती आदमी। यहाँ आके देखे तो बोले कि एक ठो कल बताया, मेडिकल को बताया कि एक ठो ये अस्पताल है, एक ठो वो है। फिर वहाँ डायरेक्ट भाई संपर्क वाला आदमी था तो वो डायरेक्ट वहीं ले गया। तो उसका संपर्क था ड्राइवर? हाँ, ड्राइवर का ये संपर्क में है। वो सब ऑटोमेटिक वहाँ बात करते रहते हैं कि मरीज मिलेंगे तो तू यहाँ ले आओगे। फिलहाल मृतका के परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है और अस्पताल प्रबंधन के साथ साथ एम्बुलेंस चालक की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। अब निगाहें स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है। यदि जांच में आरोपों की पुष्टि होती है तो ये मामला केवल एक मरीज की मौत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि निजी अस्पतालों और एम्बुलेंस सेवाओं के बीच कथित कमीशन खोरी के उस नेटवर्क की भी जांच का विषय होगा, जिसकी शिकायतें समय समय पर सामने आती रही हैं। वहीं यदि जांच में आरोप सही नहीं पाए जाते हैं तो वो भी स्पष्ट होना जरूरी है। ऐसे मामले में पारदर्शी और निष्पक्ष जांच ही सच्चाई सामने ला सकती है।
तथा भविष्य में गरीब और दूर दराज से आने वाले मरीजों के हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जहजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. हर हर महादेव। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सब सादर आमंत्रित है जहां विश्व का ऐतिहासिक मंदिर शपाद लक्षेश्वर धाम सल्हा एक साथ स्थापित हो रहे हैं 1.25 लाख शिवलिंग। उसी स्थान पर इस वर्ष परम आराध्य परम धर्माधीश उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का भव्य एवं दिव्य चातुर्मास आषाढ़ गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई से भाद्र पूर्णिमा 26 सितंबर तक के इसमें अनेक उत्सव एवं पर्व आएंगे। यह तब परम आनंद का अवसर हो जाएगा जब श्रावण शुक्ल द्वितीया को धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी और स्वामी श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का वर्धापन दिवस आएगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं, भूलना नहीं है। 29 जुलाई से 26 सितंबर तक के परिवार आइए, अपने जीवन को धन्य धन्य। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रेस क्लब के बहुप्रतीक्षित संवाद कार्यक्रम हमर पहुना में शुक्रवार को शिक्षाविद एवं AI विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद तिवारी ने शिरकत की। प्रेस क्लब सभागार में आयोजित इस गरिमामयी कार्यक्रम के दौरान शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वरोजगार और बदलते वैश्विक परिदृश्य जैसे समसामयिक विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। आइए देखते हैं पूरी खबर। डॉक्टर तिवारी ने कहा कि दुनिया तेजी से AI आधारित तकनीकों की ओर अग्रसर है और आने वाले समय में हर क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि AI मनुष्य का विकल्प या प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि उसका एक बेहतरीन सहयोगी है। जो युवा तकनीक का सही उपयोग करना सीख लेंगे, उनके लिए रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार और उद्यमिता के अपार द्वार खुलेंगे। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे पारंपरिक डिग्रियों तक सीमित न रहकर कौशल विकास, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, साइबर सुरक्षा और डिजिटल दक्षता जैसे क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करें। अब देखिए, पूरा विश्व जो है वो AI की तरफ जा रहा है और AI में आप देख ही रहे होंगे कि मतलब जितना सुविधा है उतना ही सेंध है। विदेशों में जो सॉफ्टवेयर और AI के टूल्स बन रहे हैं वो आपको भेजने के हिसाब से बन रहे हैं। तो हम भारत के जो AI टूल्स हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं और अभी जो पहला मिशन हम लॉन्च किए हैं, अभी 7 दिन पहले ही हमने लॉन्च किया है AI मिशन। AI मिशन के 6 पिलर हैं जिस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। सबसे पहले विश्वविद्यालय को AI इनेबल्ड बनाना, जो 1 वर्ष में पूरा हो जाएगा। विश्वविद्यालय के फैकल्टी को AI ट्रेन करना, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में AI को इंट्रोड्यूस करना, जो हमने 7 दिन पहले ही किया है। उसके बाद AI प्रोफेशनल्स जो कि इंडियन ट्रेंड के हों उन्हें तैयार करना और सोसाइटी को AI से कनेक्ट करना। जागरूकता कह लीजिए या उसके बेहतर उपयोग की बात कह लीजिए। तो हमने कौशल रथ बनाया है, एक बड़ा बस है जिसके अंदर में 30 कंप्यूटर लगे हुए हैं। वो अब बारिश के बाद
पूरे प्रदेश में साल भर भ्रमण करेगी और वहां पर एआई को लेकर के जो ग्रासरूट लेवल पर जागरूकता है वो करने का प्लान अभी हमारा है। दोनों ही बातें हैं। जब प्रतिस्पर्धा का दौर चलता है और आप आधुनिकता को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप मार्केट से बाहर होते हैं, और प्रतिस्पर्धा में जो नए ट्रेंड आए हैं उनको आप स्वीकार करते हैं तो आप आगे जाते हैं। आप बहुत सारी स्टोरी सुनते हैं, HMT घड़ी सुनते हैं, कुछ ट्रैक्टर सुनते हैं, या फिर ऐसे, या टाइपिंग का एक जमाना था, टाइपिंग एक्सपर्ट आज नहीं मांगते, आज वॉइस से कंप्यूटर चल रहा है। आपके मीडिया में आप टाइपिस्ट खोजते थे, आज वॉइस रिकॉर्डिंग करके आप कर ले रहे हैं। तो ऐसे ही जो AI के बेहतर प्रोफेशनल बनेंगे उनके लिए जॉब के बड़े अवसर हैं, परंतु जो ट्रेडिशनली चलना चाहेंगे उनके लिए बड़ी समस्या है। मतलब अब हिस्ट्री जो है वो डिजिटल हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल जो है वो डिजिटल पॉलिटिकल। डिग्री होने के बावजूद जो है रोजगार की तलाश के लिए भटक रहे हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय की ओर से युवाओं में रोजगार देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? ये 3 तरीके से रोजगार के रास्ते निकलते हैं। पहला, शिक्षा के प्रोग्रेशन से उसके अंतिम शिक्षा तक पहुंचा करके उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचाना। दूसरा, उसको उसके ज्ञान के अनुपात में ही उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार देना, जिसके लिए हम स्थानीय कंपनियां या जो स्थानीय रोजगार के अवसर हैं उनसे उसको कनेक्ट करते हैं। और तीसरा और इम्पॉर्टेंट मैटर है जो भारत की नीड है, वो है उसके स्वरोजगार को स्थापित करना। स्वरोजगार को स्थापित करने में 2 बातें हैं। कौशल, मतलब वो उसका पूरा ज्ञान रखे और आधुनिक तकनीक से उसको जोड़े, और दूसरा उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा। मतलब आज अगर किसी बच्चे को मैं ये कहूँ कि तू जूता पॉलिश करने की दुकान खोल, तो पहले मुझे उसकी प्रतिष्ठा को स्थापित करनी पड़ेगी कि तू समाज में इस काम को करके भी प्रतिष्ठित रहेगा, और देन फिर उसमें टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। शिक्षा प्रणाली और पत्रकारिता में तकनीक के प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर तिवारी ने कहा कि आज रटने की शिक्षा पद्धति को छोड़कर व्यवहारिक ज्ञान, समस्या समाधान और नवाचार आधारित शिक्षा की आवश्यकता है। मीडिया के संदर्भ में उन्होंने कहा कि AI समाचार संकलन, डेटा विश्लेषण और भाषा अनुवाद जैसे कार्यों को सुगम बना सकता है, परंतु पत्रकारिता की मूल आत्मा सत्य, निष्पक्षता और मानवीय संवेदना का स्थान कोई मशीन नहीं ले सकती। छोटे शहरों के युवाओं के पास डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए वैश्विक स्तर पर काम करने के स्वर्णिम अवसर हैं। जेन न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क के अभूतपूर्व विस्तार, आधुनिकीकरण और अधोसंरचना को पंख देने के लिए नई दिल्ली में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई, जिसके बाद राज्य के सर्वांगीण विकास को लेकर उम्मीदों का नया दौर शुरू हो गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू के साथ एक विस्तृत और गहन समीक्षा बैठक की, जिसमें छत्तीसगढ़ के बस्तर से लेकर उत्तर छत्तीसगढ़ और विशेष तौर पर बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रेल संपर्क को सुदृढ़ करने पर विस्तार से चर्चा की गई। इस उच्च स्तरीय मंथन का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु डोंगरगढ़ कटघोरा नई रेल लाइन परियोजना रही, जो बिलासपुर संभाग के औद्योगिक और खनिज बहुल जिलों जैसे कोरबा, मुंगेली और कबीरधाम के साथ साथ राजनांदगांव के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस बहुप्रतीक्षित रेल मार्ग को केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम जॉइंट वेंचर मॉडल के तहत विकसित किए जाने पर सहमति बनी है, जिसमें दोनों सरकारें अपनी निर्धारित इक्विटी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगी। इस महत्वपूर्ण परियोजना के धरातल पर उतरने से न केवल बिलासपुर संभाग के भीतर माल और खनिज परिवहन की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी, बल्कि आम यात्रियों के लिए देश के अन्य हिस्सों तक का सफर भी बेहद सुगम, तेज और सुविधाजनक हो जाएगा। आइए देखते हैं पूरी खबर। इसके साथ ही बैठक में बस्तर अंचल की जीवन रेखा मानी जाने वाली रावघाट कोंडागांव जगदलपुर रेल परियोजना की सभी आवश्यक और तकनीकी तैयारियों को पूर्ण बताते हुए इसके निर्माण कार्यों को अब युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, जिससे बस्तर के कई दूरस्थ और संप्रभु अंचल पहली बार सीधे और मजबूत रेल नेटवर्क से जुड़ेंगे। इस रेल लाइन के विस्तार से बस्तर क्षेत्र में पर्यटन को नया आयाम मिलेगा, स्थानीय व्यापार और कुटीर उद्योगों को अभूतपूर्व गति प्राप्त होगी तथा आम नागरिकों की आवाजाही में आने वाली भौगोलिक बाधाएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच अंतर राज्य कनेक्टिविटी को नया आयाम देने वाली गढ़चिरौली दंतेवाड़ा रेल लिंक परियोजना को भी तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं,
जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों, औद्योगिक हबों और व्यापारिक संभावनाओं को भारी बढ़ावा मिलेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दो टूक शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वर्णिम छत्तीसगढ़ के स्वप्न को साकार करने के लिए राज्य में नई रेल लाइनों के बिछाने के साथ साथ रेलवे लाइनों के दोहरीकरण, विद्युतीकरण और आधुनिक पैसेंजर सुविधाओं के विकास पर पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार के इस ऐतिहासिक सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि इन सभी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के तय समय सीमा में पूर्ण हो जाने से छत्तीसगढ़ के माथे पर विकास की एक नई रेखा खींचेगी, जिससे बिलासपुर संभाग और बस्तर जैसे सुदूर अंचलों के युवाओं के लिए रोजगार, व्यापार और उद्योग के अनगिनत नए और स्वर्णिम अवसर सृजित होंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। सीएम साहब, रावघाट से आगे कोंडागांव होते हुए जगदलपुर की भी काम की पूरी तैयारी है। आपका बहुत धन्यवाद, आपने उसमें भूमि अधिग्रहण में बहुत अच्छा सहयोग किया है। 2-3 टेंडर भी इसमें हो चुके हैं और जल्दी इस काम को बहुत तेजी से आगे बढ़ा के ये पूरे बस्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी का बड़ा प्रोजेक्ट ये बनेगा। और एक और प्रयास है कि गढ़चिरौली से दंतेवाड़ा ये कनेक्टिविटी भी अपने को करनी है और आगे किरंदुल से मानुगुरु ये लाइन का भी आगे इसमें कनेक्टिविटी करनी है। तो इस एरिया में जो आपने बहुत अच्छा काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारा नक्सलवाद समाप्त किया, यहाँ रेलवे कनेक्टिविटी अपने को अच्छी। अगर आपने अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट को टेप, काली पन्नी, स्टिकर या किसी अन्य तरीके से इस तरह ढक रखा है कि वाहन का नंबर साफ दिखाई नहीं दे, तो अब सतर्क हो जाइए। बिलासपुर ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ विशेष अभियान छेड़ दिया है। पुलिस का कहना है कि नंबर प्लेट से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। इससे न केवल यातायात नियमों की अनदेखी होती है, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं और आपराधिक घटनाओं की जांच में भी गंभीर बाधा उत्पन्न होती है। इसी को देखते हुए शहर भर में ऐसे वाहनों की पहचान कर सख्त चालानी कार्रवाई की जा रही है। आइए देखते हैं पूरी खबर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस की टीमें शहर के प्रमुख चौक चौराहों, व्यस्त मार्गों और संवेदनशील इलाकों में विशेष जांच अभियान चला रही है। अभियान के दौरान उन वाहनों को प्राथमिकता से रोका जा रहा है जिनके नंबर प्लेट पर टेप, काली फिल्म, पन्नी, स्टिकर या अन्य किसी सामग्री का उपयोग कर नंबर को आंशिक या पूरी तरह छिपाया गया है। पुलिस का कहना है कि कई वाहन चालक ई चालान से बचने या पहचान छिपाने के उद्देश्य से नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जो कानूनन अपराध है। ऐसे सभी मामलों में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत चालान काटे जा रहे हैं और वाहन चालकों को भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न करने की सख्त हिदायत भी दी जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश पर लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ जिस क्षेत्र में उल्लंघन हो रहा है उन सभी जगहों पर निगरानी रखी जा रही है। विशेष करके आप जैसा बता रहे हैं कि नंबर प्लेट में छेड़छाड़ करके नंबर प्लेट में स्टिकर, मैग्नेट और अन्य चीज़ें चिपका करके जो यातायात के चालान है उससे बचने का प्रयास की जा रही है। इस संबंध में सभी थाना प्रभारियों को, सभी टेंगों को, सभी यातायात के बल को अवगत कराई गई है। सभी जगह पर इन पर निगरानी रखी जा रही है और जो भी इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं उन पर अनिवार्य रूप से कार्रवाई की जा रही है और कठोर कार्रवाई की जा रही है। न सिर्फ यातायात के धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है, अपितु कई प्रकरणों में जो है माननीय न्यायालय भेजी गई है और कई प्रकरणों में आपराधिक प्रकरण भी पंजीबद्ध किया गया है। मैं पुनः अपील करना चाहूँगा समस्त नागरिकों से कि इस तरीके से कृत्य न करें, क्योंकि ये न सिर्फ यातायात नियमों को उल्लंघन है बल्कि यह आपराधिक श्रेणी में भी आता है और इसमें कठोर दंड भी का प्रावधान है। अतः जो है न सिर्फ स्वयं वाहन चलाते समय सावधानी रखें, अपितु अन्य लोग जो इस तरीके के कृत्य कर रहे हैं उसके बारे में तत्काल ही कंट्रोल रूम के माध्यम से या यातायात थाने को या संबंधित थाने को अवगत कराएं, ताकि हम ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जो है सघन कार्रवाई कर सकें। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे, इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और ई चालान व्यवस्था तभी प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं जब वाहन की नंबर प्लेट पूरी तरह स्पष्ट और निर्धारित मानकों के अनुरूप हो। नंबर प्लेट छिपाने से सड़क हादसों में शामिल वाहनों की पहचान करने, अपराधियों तक पहुंचने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में कठिनाई आती है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान केवल औपचारिक कार्यवाही नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक सतत प्रयास है। आने वाले दिनों में भी यह विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा और नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वाले किसी भी वाहन चालक के खिलाफ बिना किसी रियायत के सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।
जिला कलेक्टर ने आज स्वास्थ्य विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक लेकर जिले में मौसमी बीमारियों की स्थिति का जायजा लिया। बैठक में मलेरिया, डायरिया, वायरल बुखार, उल्टी दस्त सहित अन्य मौसमी रोगों की रोकथाम, जांच और उपचार व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई। सभी विकास खंडों के बीएमओ, रोग विशेषज्ञ, सीएमएचओ कार्यालय के अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। कलेक्टर ने प्रत्येक ब्लॉक की स्थिति की जानकारी लेकर प्रभावित क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक दवाओं, जांच किट, मलेरिया टेस्ट किट और अन्य चिकित्सा सामग्रियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि मरीजों की जांच और उपचार में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए तथा गंभीर मरीजों को तत्काल रेफर कर बेहतर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही गांवों और संवेदनशील क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर, जन जागरूकता अभियान और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए गए ताकि मौसमी बीमारियों के फैलाव को समय रहते रोका जा सके। स्कीम है, उन स्कीम्स की जानकारी ली है, किन स्कीम्स में हम पीछे हैं, किन क्षेत्रों में पीछे हैं, तो उसके बारे में समीक्षा की गई और सबको निर्देश दिया गया है कि और हम लोग मेहनत करें और उन जो भी क्षेत्र जहां हम पीछे हैं बेहतर काम करें। और फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।